नमस्कार आप सभी को वर्ल्ड दिस वीक में इस सप्ताह में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ पुनः वॉशिंगटन डीसी से मंजी हमारे साथ हैं और आज हम लोग बातचीत करेंगे कि भारत में जो एक अजीब से उथल पुथल का माहौल चल रहा है संभल मस्जिद के बाद से वर्शिप एक्ट को लेकर के उस संदर्भ के बारे में। और सबसे बड़ी बात, भारत के अतिरिक्त भारत के बाहर खासकर यूरोप में और अमेरिका के बौद्धिक जगत इस पूरे प्रकरण को किस प्रकार देख रहे हैं और कैसे मंदिर और मस्जिद से रिलेटेड बातों को वो अपने अनुसार तौल रहे हैं और दुनिया को बता रहे हैं। इन सब मुद्दों के ऊपर बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ हम उस पहलू के ऊपर भी चर्चा करेंगे जिस पहलू के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जज गाइडलाइन लेते हैं। अर्थात जब भी कोई मामला फंसता है तो सुप्रीम कोर्ट के जज उसे यूरोप और अमेरिका के अदालत में हुए गए जुडिशियल जजमेंट के आधार के ऊपर निर्णय देते हैं। आपको शायद जान के हैरानी होगी कि राम मंदिर का निर्माण का जो जजमेंट आया है 2010 में, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया, ये बिल्कुल उसी तरह था जिस प्रकार तुर्की के कभी एक चर्च या मस्जिद या उसके पहले का जो भी मंदिर रहा हो उसको बेस पर किया गया। जिस तरह टर्की को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था या टर्की के उस स्थल को डिवाइड किया गया, ठीक उसी तरह अयोध्या का राम मस्जिद का भी राम मंदिर के विध्वंस के निर्णय को दिया गया। तो अब पुनः उम्मीद की जा रही है कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का डिसीजन काफी हद तक यूरोप के अदालतों में हुए डिसीजन के अनुरूप होगा। तो इसी मुद्दे के ऊपर बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका मंजी वॉशिंगटन डीसी से। दर्शकों मैं एक बार आपको बता देना चाहता हूं, हालांकि ये परिचय के मोहताज नहीं है। मंजी भारतीय भारतीय ही है, नॉट भारतीय मूल के भारतीय हैं जो अमेरिका में रह करके खासकर अमेरिकी समाज में होने वाले सामाजिक परिवर्तन और बौद्धिक जगत में जो भी हलचलें होती हैं उनके ऊपर इनकी पैनी नजर रहती है। बहुत ही सजग और सतर्क लेखक हैं, विचारक हैं, विश्लेषक हैं। जो समय लोगों के क्लब में बीतते हैं वो समय ये पढ़ने और लिखने में लगाते हैं। तो इनकी यही सबसे बड़ी एक महानता कह लीजिए या एक छोटा सा परिचय कह लीजिए। हालांकि परिचय बहुत बड़ा लंबा है, लेकिन फिलहाल सबसे सतर्क और सजग में रहने वाला, वॉशिंगटन डीसी में रहने वाला एक भारतीय, हर घटना को भारतीय निगाह से देखने वाला एक विश्लेषक। स्वागत है मंजी आपका वर्ल्ड दिस वीक के इस प्रोग्राम में। मैं चाहूंगा कि आप अपने अनमोल विचार या अपनी पैनी नजर से इन सारे मुद्दों के ऊपर क्रमशः प्रकाश डालें। थैंक यू नाथ सर। नमस्कार सभी देखने वाले दर्शकों को, मित्रों को। तो हाल में संभल में जो हुआ, इस पर इंटरनेशनल मीडिया कवरेज काफी हुई, स्पेशली अमेरिकन मीडिया ने काफी कुछ लिखा। इससे पहले मैं उस चीज पर बात करूं और मैं आपको कुछ न्यूज आर्टिकल्स के फोटोज भी दिखाऊंगा। इससे पहले हम इस मुद्दे पे बात करें तो एक दो बातें क्लियर करते हैं। पहली बात, आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक नजीर ली थी टर्की वाली चर्च की। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने वो पुराने सारे केसेस देखे थे यूरोप में, खास तौर पे क्योंकि ये सारी हरकतें यूरोप और एशियन महाद्वीप में ज्यादा हुई हैं। हरकतें थी कि पुराने वर्शिप प्लेसेस को तोड़कर उन पे मस्जिद बना देना। तो कोर्डोबा सबसे पहला एग्जाम्पल था। कोर्डोबा का भी एग्जाम्पल हाई कोर्ट ने लिया है। कोर्डोबा सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज तक हिस्ट्री में ये है कि इतना बड़ा पूजा स्थल ईसाइयों ने कैसे वापस लिया। कोर्डोबा के ऊपर वास्को हाँ। वास्को वास्को डिगामा भी उससे रिलेटेड है। दर्शकों को ये हाँ। बात पता नहीं होगा लेकिन आगे कवर करेंगे हम लोग। हाँ, तो कोर्डोबा आज की तारीख में ऐसा है जिसके लिए अल्लामा इकबाल भी आज मरते दम तक रोते गए थे। आप कोई भी मोमेन बुद्धिजीवी को ले लीजिए, वो कोर्डोबा को लेते हुए काफी उसकी इमोशंस हैं। फिर सेंट निकोलस चर्च है एक, जिसका एग्जाम्पल हाई कोर्ट ने लिया था। वो सबसे लेटेस्ट है, 1920 में, 1920 में उन्होंने वापस उसको चर्च में कन्वर्ट कर लिया था। ये उनकी सबसे बड़ी जीत थी। ये भी पुर्तगाल में है सर? ये ग्रीस में है। ग्रीस में, यूनान में। हाँ, अब आप सोचिए, ग्रीस जैसा देश, ग्रीस जैसे देश की आज की तारीख में या आज से 100 साल पहले की तारीख में कोई इतनी बड़ी बाहुबली देश वाली इमेज नहीं है, लेकिन उन्होंने भी अपना पूजा स्थल वापस ले लिया था। उसके ऊपर हम थोड़ा बहुत और डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ये जो काम है, ये पूजा स्थलों को वापस लेने वाला काम, ये अमेरिका में नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ यहाँ ये पहुंचे ही नहीं थे। यहाँ उन्होंने कोई पूजा स्थल तोड़ के नहीं बनाया था, कोई चर्च तोड़ के नहीं बनाया था, तो यहाँ ये पहुंचे नहीं थे। तो अमेरिकन मूल के लोगों को ये फैक्ट समझने में काफी दिक्कत होती है कि कोई मंदिर वापस क्यों ले रहा है,
क्योंकि उन्होंने अपनी सरजमीन पे ऐसे कुकर्म होते हुए देखे ही नहीं है। ये सारे कांड हुए यूरोप में। तो यूरोपियन आदमी से अगर आप बात करेंगे, टर्की के ईसाई को ले लीजिए, या फिर ग्रीस के लोगों को ले लीजिए, या स्पेन को ले लीजिए। स्पेन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। स्पेन के लोग सर्वाधिक जागरूक हैं इस मामले में। वो समझते हैं कि अपने धर्मस्थल को वापस लेने की लड़ाई किस हद तक लड़ी जाती है। नाउ, अब हम बात करते हैं कि हाल में हुए संभल मस्जिद कांड पर, जो पत्थर कांड हुआ और जो गोलियां चली और जो भी हुआ, उस पर अमेरिकन न्यूज़पेपर्स की क्या प्रतिक्रिया थी। तो मैं आपको कुछ शेयर करता हूं। मैं बिल्कुल। 25 नवंबर 2024 से पहले दिखाने से पहले मैं आपको जनवरी 2024 के कुछ आर्टिकल्स के स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूं। उससे शायद से आपको अ, अंदाजा लगेगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं अपनी स्क्रीन पर ये अभी, क्या आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है कि? बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ। तो सबसे पहले आप ये आर्टिकल देखिए। ये एसोसिएटेड प्रेस का आर्टिकल है। ये है 22 जनवरी 2024 का। इसमें, इस आर्टिकल में लिखा है कि कंट्रोवर्शियल हिंदू टेंपल बनाया गया ऐतिहासिक मस्जिद की नींव पर। और लिखने वाले कौन है? लिखने वाले हैं विश्वजीत बैनर्जी, शेख सालेक और कृतिका पाथी। वाह जी बंगाली बाबू। ठीक। तो इसमें दो हम्म। अपने ही सनातनी जिन्हें कह लीजिए, या पता नहीं कौन है ये एसोसिएटेड प्रेस है। इसके आर्टिकल यूरोप और अमेरिका के न्यूज़पेपर्स काफी लोग रेफर करते हैं। खुद सोचिए, हम्म। अमेरिकन अमेरिकन रिपोर्टर को इंडियन हिस्ट्री के बारे में कितना ज्ञान होगा, कितना गूगल करके वो पढ़ लेगा। लिखने वाले तो सब उनके पास होंगे। आज की तारीख में भी आप देखिए, हम्म। सारे जितने भी इंटरनेशनल न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, शेरवानी हैं, या फिर वो घुंघराले वाली कौन सी लेडी है, आई एम फॉरगेटिंग दैट नेम। एक एक और लेडी है जो वॉशिंगटन हम्म। टाइम्स के लिए लिखती है। तो ये सारे जो हम्म। लेखक हैं इन अखबारों के, न्यूयॉर्क टाइम्स के या वॉशिंगटन पोस्ट के या फिर सीएनएन के, ये सारे लिखने वाले लोग इंडियन ही हैं। और ये मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ हम्म। आपको। ये मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा देखिए, हम्म। ये बीबीसी का है। बीबीसी का आर्टिकल लिखता है, टेम्पल टू ओपन एट इंडियाज रिलीजियस फॉल्ट लाइन। लिखने वाले कौन सॉरी सर, आर्टिकल वो शो नहीं हो रहा है बीबीसी वाला। है? ये वाला शो हुआ। हाँ जी सर। अच्छा। बंगाली बाबू का तो हो चुका, बीबीसी वाला। ये है बीबीसी वाला, देखिए। शो हुआ। नहीं सर। ठीक एनीवे है। आप बताइए, शायद से हाँ। हम लोग सुन लेंगे। हाँ। हाँ अब आया। हाँ, बीबीसी वाले के देखिए आर्टिकल क्या कहता है। ये बीबीसी का आर्टिकल है, अगेन 20 जनवरी 2024 का। अयोध्या टू टेम्पल टू ओपन एट इंडियाज रिलीजियस फॉल्ट लाइन। लिखने वाली कौन है? योगिता लिमाये। बीबीसी से तो ले खैर मैं। हाँ, योगिता लिमाये। बीबीसी तो बीबीसी खैर। तो एकदम बायस्ड हाँ। है, तो कहने नहीं है। हम्म। बीबीसी, लेकिन मैं कहने का मेरा मतलब क्या है? कहने का मतलब है, ये आर्टिकल लिखने वाले जितने भी रिपोर्टर हैं, ये कोई गोरे या ब्रिटिश या अमेरिकन लोग नहीं है। मुख्यतः हमारे मेनलाइन ही लोग हैं। हमारे ही लोग हैं। अगला देखिए, सीएनएन वर्ल्ड। ये भी राम मंदिर का है। अयोध्या से हम्म। मुसलमान लोग गम में हैं, घबराहट में हैं, जैसे जैसे मंदिर का उद्घाटन की डेट आ रही है। लिखने वाली कौन है? ऐश्वर्या अय्यर। ये आर्टिकल 20 जनवरी 2024 का है। अगला दे आर देखिए। ऑल स्नेक्स इन इंडिया। यस, अगला देखिए, एसोसिएटेड प्रेस का। ये लेटेस्ट आर्टिकल है, ये संभल का है। ये पिछले हफ्ते 10 दिन पहले का है, 25 नवंबर 2024 का। विश्वजीत बैनर्जी, एसोसिएटेड प्रेस का। इन्होंने फिर से लिखा है कि जो राइट विंग हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी है, बीजेपी, उनको आदत है हर मस्जिद के नीचे झांकने की, ये देखने की कि वहां पर क्या मंदिर था या नहीं था। ये एसोसिएटेड प्रेस का हाल का आर्टिकल है। ये देखिए, ये सीएनएन का आर्टिकल है, जो कि एसोसिएटेड प्रेस से उठाया गया है। और ये 25 नवंबर का है। मॉस्क सर्वे स्पार्क्स डेडली क्लैशेस इन नॉर्दर्न इंडिया। ये सीएनएन का है। दुनिया पढ़ती है इन अखबारों को। इन अखबारों की क्रेडिबिलिटी है। अगला देखिए। ये है, ये शायद से बीबीसी का है। फिर से वही अयोध्या के ऊपर। इसको लिखने वाले हैं मुजीब मशाल और हरि कुमार। फोटोग्राफ अतुल लोके।
ठीक, अगला देखिए, हम्म, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। मैं यूजुअली यूएस के और यूरोपियन अखबार पढ़ने के अलावा पाकिस्तान का मेन इंग्लिश डेली भी बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ, डेली का रूटीन है मेरा। डॉन। डॉन डॉन है। अच्छा डॉन। जी, मुझे लग गया था कि हाँ, डॉन ही होगा। हाँ, डॉन पे पढ़ना, डॉन पे निगाह बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। मालूम होना चाहिए हम्म कि क्या चल रहा है। डॉन भी बिल्कुल वही लिख हम्म रहा है, डॉन भी वही लिख रहा है, ये संभल का आर्टिकल है अभी। ये उन्होंने हाल में छापा है, जामा मस्जिद हम्म इन संभल। हम्म उन्होंने भी एसोसिएटेड प्रेस वगैरह सबके अपने आर्टिकल लेके लिखे हैं। ये लोग ये नहीं बताते कि इनको लिखने वाला आदमी कौन है, डॉन वाले। बस अपना लिखते हैं। उन्होंने भी सेम वही हूबहू वही कहानी लिखी है कि इंडिया में मस्जिदों पर टारगेट किया जा रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये कुछ न्यूज़ ये बिल्कुल आर्टिकल है। वैसे ही हाँ, चेन रिएक्शन होते रहता है कि एक हाँ। आदमी लिखता है, फिर उसको ये सारे लोग शेयर करते रहते हैं। तो आपने क्या पैटर्न नोटिस किया न्यूज़ आर्टिकल्स में? आप बताइए। आप इसमें बिल्कुल जिस तरह सर भारत में जो अर्बन नक्सल या वामपंथी का जो गिरोह काम करता है कि एक बार फुफुरवानंद ने लिखा, फिर उसके बाद रुमिला आंटी ने लिखा, फिर उसकी का खर्चा पानी शेरवानी ने वही बात कही, फिर उसके बाद मनमोहन देसाई का जो एक डुप्लीकेट है राजदीप देसाई उसने वही बात कही। ये घूम फिर के चलते रहता है, द बिल वायर हो या फिर वो सारी चीजें हो। बिल्कुल, तो यही बिल्कुल। चैनल है। तो ये तो आप समझ में आ गया है कि इनका पूरा पूरा इकोसिस्टम। लेकिन मूल बात सर ये है कि सीएनएन, वॉशिंगटन पोस्ट या बीबीसी जैसे बड़े संचार माध्यम ने दुनिया के माइंड कंट्रोल इकोसिस्टम को कब्जे में रखा है। बिल्कुल। ये समस्या है सबसे बड़ी हाँ, बात। तो अब आप ये सोचिए ना, ये आर्टिकल जब अमेरिका में कोई सीएनएन खोलेगा या फिर वॉशिंगटन पोस्ट का अखबार उसके घर जाएगा, तो वो ये ध्यान नहीं देगा ये आर्टिकल लिखा किसने। वो तो कॉमन अमेरिकन आदमी पढ़ के ये सोचेगा इंडिया में बड़ा जी अत्याचार हो रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, उनमें मंदिर ढूंढे जा रहे हैं। उसको क्या पता इतिहास क्या है? उसको क्या पता कि उन मंदिरों की दीवार पर देवी देवताओं की प्रतिमा उकेरी हुई है? उसको क्या पता मंदिर के हम्म। बाहर घंटे के लटकाने की चेन है? उसको क्या पता कि इस हम्म। एंशिएंट टीले के नीचे क्या दबा हुआ है? उसको क्या पता कि यहाँ हम्म खोदने पे क्या क्या मूर्तियां निकलती हैं? उसको कुछ पता नहीं। उसको हम्म सिर्फ एक ही चीज पता है जो उसने अखबार में पढ़ी। हम्म तो यही नैरेटिव पूरी दुनिया भर में दिया जा रहा है। हम्म दुख दुर्भाग्य की बात है, जिन देशों में इस चीज की अहमियत है, यूरोपियन देशों में, ग्रीस हो गया, टर्की के कुछ रीजन्स हो गए, या फिर स्पेन हो गया, वहां के लोगों को पता है। लेकिन स्टोरी हम्म ओवरऑल सब जगह पूरी दुनिया में ये पैटर्न कॉमन ही है। हम्म। आप इस चीज मतलब का 10 करोड़, जी 10 करोड़ लोगों को मारा गया और 44,000 जो मंदिर तोड़े गए और कोई उनको लेकर जबरिया बनाया हाँ, गया, उनका हाँ, कोई मतलब वो जिक्र कोई नहीं, वो हाँ, उनके माइंड से एकदम गायब भाई है। वो गायब है। तो इसीलिए सर टाइम मैगजीन के ऊपर इनका हिंदू टेररिस्ट नामक स्लोगन में कभी अपने योगी महाराज जी आ जाते हैं, तो कभी मिस्टर मोदी अपने पीएम साहब आ जाते हैं। यही कारण है। हाँ, यही कारण है। लेकिन अब आप इस कारण को आपने बिल्कुल सही समराइज किया कि इकोसिस्टम इनके पूरे कब्जे में है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज 11 साल के ऊपर हो चुके हैं, क्या हम आज तक वो इकोसिस्टम ब्रेक नहीं कर पाए? रूलिंग हम्म पार्टी के पास क्या नहीं है? क्या धन की कमी है, या माध्यमों की कमी है? क्या उनके पास इंटेलेक्चुअल्स नहीं है जो इस इंटरनेशनल लेवल को पेनिट्रेट कर सके, और जो ट्रू पिक्चर है कि क्या हुआ था और हमने ऐसा कदम क्यों उठाया? और कायदे से देखा जाए तो ये सरकार के कदम तो है नहीं, ये आम पब्लिक की जी सर। पिटिशंस है। ये आम पब्लिक की बिल्कुल पिटिशन बिल्कुल। है। राम मंदिर के बाद ये फ्लड गेट्स ओपन होने थे, अब हो रहे हैं धीरे धीरे। अभी संभल में हुआ, हम्म। अजमेर में हुआ, बदायूं में हुआ। ये तो अभी पिटिशंस की लाइन लगनी बाकी है। अब आप देखिए आगे आगे नॉर्दर्न इंडिया के चप्पे चप्पे में, गांव गांव में, कस्बे कस्बे की ये कहानी है। और वहां पर रहने हम्म। वाले, जिसको थोड़ी हम्म भी इतिहास की और जिसको थोड़ी भी इमारतों को ध्यान से देखने की आदत होगी, वो ये समझ जाएगा ये पैटर्न नॉर्दर्न इंडिया में किस तरह से रिपीट किया गया है। हम्म हम्म। एक चीज जो सर बताई नहीं जाती है कि दरगाह कैसे बने हैं। ये लोगों को शायद पता नहीं होगा। जो पहली दरगाह मानी जाती है सैयद सलार मसूद गाजी, उत्तर प्रदेश बहराइच हाँ, में जो है, जितने हमारे यज्ञ कुंड थे, सूर्य कुंड थे, उनमें डेड बॉडी को मार के डाला गया। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पूर्वज उस जगह को छोड़ देंगे और ये सारे यज्ञ कुंडों को
धीरे धीरे दरगाह में बदला गया है। और इसका प्रबल हम्म, उदाहरण है सैयद सलार मसूद गाजी मोहम्मद गजनवी का भांजा और गोरी का जस्ट पहले वाला आक्रमण, जिसको सुहल देव महाराज ने, पासी राजा ने हराया था। तो पहले दरगाह का जो ऑथेंटिकेट हिस्टोरिकल रिसोर्स मिलता है वो यही है। और पूरे भारत में दरगाहों की यही कहानी है कि मंदिर में डेड बॉडी को फेंक दो, उनको अपवित्र करो और कब्जे करा लो। ये सारी घटना सर विजयनगर साम्राज्य के इतिहास में भी वही बात है, हाँ वहां भी लिखी गई है। ठीक उसी तरह पुर्तगालियों ने भी ये बात कही है, और इनफैक्ट तारीख दाऊदी नामक किताब में, तारीख फरिश्ता नामक किताब में ये विस्तार से विवरण है। तो सिर्फ बात हो रही है मंदिर की, दरगाहों के ऊपर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। बिल्कुल सही बात है, दरगाहों के पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और बहराइच में आपने जिस दरगाह का नाम लिया, और जहां तक मेरी स्मृति जाती है, जहां तक मैंने पढ़ा है, वो भी एक मंदिर ही था, एक कुंड वाला मंदिर था सूर्य जिस सूर्य मंदिर। हाँ, तो उसको भी इस तरह से कब्जे में किया गया। और विजयनगर साम्राज्य तो खैर, आप फिल्म के इंटरवल तक पहुंच चुके हैं, लेकिन फिल्म का ट्रेलर तो उससे कई सौ साल पहले शुरू हो चुका था। अब आप, हम्म। बहराइच तो खैर चलिए बहुत दूर है, आप दिल्ली का एग्जाम्पल लीजिए। कुतुब मीनार जो भी आप और हम घूमने जाते हैं, वहां पर एएसआई का साफ सा बोर्ड लगा हुआ है कि 27 हम्म। मंदिर को ध्वस्त करके ये हम्म। बनाया गया है। और वहां पर सर बाकायदा नीचे गणेश जी हैं सर, हाँ, गणेश जी को गणेश बक्से जी। में बंद करके रखा गया है। हाँ, तो आप ये सोचिए, अभी भी हैं। अब आप ये सोचिए, आपने अभी अभी में इतनी सारी बुक्स का नाम बता दिया कि इन बुक्स में लिखा हुआ है कि क्या क्या हुआ था। एक कॉमन आदमी जो ज्यादा पढ़ता लिखता नहीं है, उसको मान अज्यूम कर लेते हैं कि उसको नहीं पता। लेकिन यदि वही हम्म। कॉमन आदमी इन साइट्स को जाके देखता है, उन शिलालेखों को हम्म। पढ़ता है, उन गणेश जी को हम्म। नीचे देखता है, क्या उसकी आंखें नहीं हम्म। खुलती होंगी कि यहाँ पे पहले क्या था और आज क्या है? हम्म। हम्म। तो सोचने वाली बात है, दो फैक्टर्स आते हैं। कोई भी एवरेज बुद्धि वाला आदमी सिर्फ दो चीजों को कंसिडर करेगा। यदि उसने इतिहास में कुछ पढ़ा हुआ है ऐसा, तो उसके कान जरूर खड़े हुए होंगे कि यहाँ पहले कुछ था। या फिर यदि वो वहां उस जगह गया हो गया और उसने थोड़ी भी बनावट वैसी देखी होगी, उसके दिमाग में पहला हम्म। शक का कीड़ा यही कुल बुलाएगा कि ये कब्जा की हम्म। हुई जगह है। जगह है। अब इत्तेफाकन की बात है, चलिए आज की डेट में तो हर कोई आदमी लिविंग रिपोर्टर है। हर किसी की जेब में मोबाइल फोन है जिसमें कैमरा है। वीडियो लिंक वीडियो लिंक अपलोड कीजिए, 2 मिनट में वायरल हो जाता है। हर कोई हम्म। रिपोर्टर है। लेकिन वो इतिहास वाला जो फैक्टर है ना, वो सबसे क्रिटिकल है, क्योंकि आज तक 70 साल से ऊपर हमने इतिहास में कभी पढ़ाया ही नहीं कि ये दरगाह कैसे हम्म। बने, ये मस्जिदें कैसे बनी। वो सब कुछ बाईपास कर दिया गया। हम्म। उसका रिपल इफेक्ट ये है सर। कि, जी बोलिए। हम्म। हम्म। उसका रिपल इफेक्ट ये है कि आज सीएनएन में और एसोसिएटेड प्रेस में, वॉशिंगटन पोस्ट में हमारे ही पक्ष के लोग ये आर्टिकल्स लिख रहे हैं, क्योंकि उनका हम्म। माइंडसेट वही उसी 70 साल की एजुकेशन पॉलिसी पे चल रहा है। वो पढ़ना नहीं हम्म। चाहते, वो स्वीकार नहीं करना चाहते, वो देखना नहीं चाहते। हम्म। अगर इस चीज को कहीं डे वन से पहले ही ट्रू पिक्चर दिखाई गई होती, तो आज मामला बड़ा क्लियर होता, बड़ा ही अलग होता। हम्म। ये मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन ये मेरा स्पष्ट मत है। सर अभी आप 15-20 सालों से अमेरिका में वाशिंगटन में रह रहे हैं, तो मेरा ये पूछना है, द डेली न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया या संडे इंडियन हो गया या फिर सीएनएन हो गया, बीबीसी हो गया, जितने भी इंटरनेशनल लेवल के मैगजीन्स या न्यूज़पेपर्स हैं, क्या उसमें भारत की सभ्यता और संस्कृति के बारे में कभी भी कुछ पॉजिटिव चीजें छपी हैं? या फिर नहीं छपी है तो पिछले 12-10 सालों में भारत की सरकार ने एक इंटेलेक्चुअल्स को नहीं खड़ी कर पाए इसके बारे में सर थोड़ा सा बताइए। आपने एक, जैसे कहते हैं, दुखती रग पे हाथ रख दिया। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने अखबारों में इंडिया की हेरिटेज, इंडिया के कल्चर को लेके कभी भी कुछ आउटस्टैंडिंग पढ़ा हो। इक्का दुक्का आर्टिकल्स अवश्य पढ़े होंगे। योग के ऊपर कुछ कुछ आर्टिकल्स पढ़े होंगे, वो भी अमेरिकन संदर्भ में, कि अमेरिकन हम्म। कल्चर में योग ने कितनी जगह बनाई है, और हॉट योगा और पता नहीं कौन कौन से योगा की यहाँ पे जो चेन चल रही हैं, उसके ऊपर आर्टिकल्स आते हैं। बस उसमें एक एक फुटनोट आता है कि ये सब इंडिया की हेरिटेज से आया है, इंडिया से योग आया है। लेकिन इसके अलावा मैं कभी भी ये नहीं पढ़ता कि इंडिया का कल्चर इतना रिच है कि हमने जीरो दिया। चाहे वो मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन हो, एस्ट्रोनॉमिकल हो, रिलीजियस कंट्रीब्यूशन हो, इन सब चीजों पर
कोई भी मैंने आर्टिकल नहीं पढ़ा है। और जहां तक मुझे लगता है, मैं तो डेली पढ़ने वाला हम्म आदमी हूँ, तो अगर हम्म छपा और मेरी निगाह से मिस हो गया तो आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड। तो तो आप मनोज कुमार की पूरब, हाँ, पूरब और पश्चिम के बाद भी कोई पिक्चर इतनी ढंग की नहीं बनी जो कि भारत के रिच हेरिटेज को दिखा सके। खैर सर, एक चीज और भी थी सर, सीरिया वाले मामले के ऊपर जब यजीदी संप्रदाय के बारे में सीएनएन ने पूरी रिपोर्ट छापी, तो कहा जाता है कि पोप ने पर्सनली दिलचस्प लेकर के बराक ओबामा को आगे करके सीरिया के रिच हेरिटेज कल्चर को रोक दिया और उनको उन्होंने मुस्लिम दिखा दिया। वही वो मुस्लिम है जो साड़ी पहनते हैं, जो बिंदी लगाते हैं, जो सिंदूर लगाते हैं, जो दिए जलाते हैं, जो नाग और मोर की पूजा करते हैं। उनको शर्म लग रही थी कि ये कार्तिकेय के पूजक है और उनको उन्होंने मुस्लिम दिखा दिया। ठीक इसके पहले सर एक न्यूज और भी पड़ी थी कि हिटलर ने यहूदियों को मारा, ये तो बताया जाता है, बट हिटलर ने रोमा समुदाय के लोगों को भी मारा। रोमा कौन है? राम को पूजने वाले लोग हैं। ये चीज पूरी इतिहास से गायब कर दी गई। तो जहां कोई भी कुछ भी इतिहास से कनेक्शन चीजें आती हैं भारत की सभ्यता और संस्कृति से, वहां पर ये चीजें काट दी जाती। इसके पहले भी सर एक जगह न्यूज आई थी कि न्यूटन के साथ साथ और भी कई तरह की जो चीजें हैं वो लोग कहां से मोटिवेट हुए। खुद कई यूरोप के लोगों ने लिखा है कि ये सारे भारत से अरब गए, अरब से फिर ये यूरोप आए, उसको भी इन्होंने काट करके निकाल दिया। तो मेरा यही सवाल है कि सर जब सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, तो आप जैसे कई लोग हैं वहां अमेरिका में, यूरोप में, आप हो गए, राजीव मल्होत्रा हो गए, या कोई अन्य और लोग हो गए, इनको छोड़ के कोई स्थापित लेखक बुद्धिजीवी ये प्रयास क्यों नहीं करता अपने देश के बारे में कुछ सकारात्मकता पैदा करने की या रखने की? अब इस मामले पर म- कुछ कहना इसलिए मुश्किल है क्योंकि अब आप ये सोचिए कि इन अखबारों में, इन बड़े बड़े प्रेस्टिजियस अखबारों में एक कॉलम मिलना बहुत बड़ी बात होती है। ये कनेक्शन से मिलते हैं, ये एक गुडविल पे मिलते हैं, ये सिफारिशों पे मिलते हैं। अब हम जैसे, मैं तो खैर कुछ भी नहीं हूँ। आप राजीव मल्होत्रा सर को देख लीजिए, वो यूएसए में कितने लंबे टाइम से रह रहे हैं। उन्होंने इतनी शानदार किताबें लिखी हैं, यहाँ पर व्याख्यान भी देते हैं। और यहाँ के कुछ दो हिस्टोरियंस हैं जो एंटी इंडिया लिखती हैं, ऑड्री ट्रस्के और वेनी डेंगर। हाँ, उनके उनका उनके काट में वो लिखते हैं। लेकिन आज भी उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जिसके वो हकदार हैं। उनको इतना हम्म। स्ट्रांग प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं मिल पाता। और फिर आप सर भारत और इजराइल के संबंधों का फायदा क्या मिला क्या जब नहीं क्या इंटेलेक्चुअल्स के बीच में, हाँ, और इंटेलेक्चुअल के बीच में हमारी तुम जगह नहीं बना पा रहे हो? सारा तो इकोसिस्टम आपके कब्जे में है। हाँ जूस। जी हाँ। और अब आपके पास, आप क्लेम भी करते हो कि हमारे इनसे दोस्ती है, लेकिन आप इन्हीं के हम्म ही गढ़ में आप घुस नहीं पा रहे हो। तो और रही बात इतिहास को दबाने की, वो तो खैर एक पुराना पैटर्न है जो चलता रहेगा। सोशल मीडिया पे हम और आप इस चीज को लिख लिख के सर पटकते रह जाएंगे, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं होगा, क्योंकि ये एक ऑथेंटिकेटेड चैनल, एक सर्टिफाइड चैनल, जो कि ये न्यूज़पेपर्स वगैरह में जब तक नहीं छपेंगे, इन्हें आप व्हाट्सएप और फेसबुक की कहानियों के रूप में ही लोग मानते रहेंगे। जबकि इस सबके प्रूफ हैं बाकायदा, एक एक चीज का प्रूफ है। तो दुख की बात है कि इकोसिस्टम हम ब्रेक नहीं कर पा रहे, और इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन भी नहीं मिलता है। इसका परमानेंट सोल्यूशन तो सिर्फ वही लोग निकाल सकते हैं जिनके पास पावर है, जिनके पास हम्म। कनेक्शंस हैं, जिनके पास माध्यम है। आप और हम जैसे लोग इसका क्या तोड़ निकालेंगे, ये सोचने वाली बात बिल्कुल है। बिल्कुल। अब मेरा सवाल ये है सर कि जिस प्रकार ग्रीस ने या यूनान ने, और जिस प्रकार कर्डोबा वाले मामले पर स्पेन ने या फ्रांस ने या मिडिल ईस्ट के वो तमाम देश पूर्वी जिनको यूरोप कहते हैं, जिन्होंने अपने पूजा स्थल या धार्मिक स्थानों को मुक्त कराया, इसमें 50 देशों का नाम आता है जो टर्की के कब्जे से आजाद हुए। तो ऑटोमन। उन्होंने, हाँ, ऑटोमन एम्पायर, टर्की हाँ जो बोलते हाँ हैं, हाँ उस्मानी खिलाफत। हाँ। तो उन्होंने क्या किया, किस प्रकार के कानून बनाए? अगर उस पैटर्न पर हम अपने पूजा स्थलों की मांग कर रहे हैं, तो इसमें तो कहीं गलत नहीं है? देखिए, इसमें गलत तो नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए ना कि आपका जज भी हमारे देश के, पिटिशन फाइल करने वाले भी मेजोरिटी पब्लिक है, जिनको सब पता है कि यहाँ पे क्या था क्या नहीं था। और मैं आपको सिंपल एग्जांपल लेटेस्ट टेक ओवर का देता हूँ, 1920 में जो ग्रीस में हुआ।
इसको कहते हैं चर्च ऑफ सेंट निकलस। इससे पहले इस अ, साल 1520 में ऑटोमन उस्मानिया खिलाफत के सुल्तानों ने इसको तोड़ के, चर्च को तोड़ के यहाँ पे मस्जिद बनाई थी, इब्राहिम पाशा मॉस्क। हम्म 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 1530 में बनाई थी इन्होंने, और 1530 से लेके 1920 तक ये मस्जिद बनी रही। 1920 में ग्रीस ने इसको संत निकलस के अ, याद में वहां पर एक चर्च बना दिया। उन्होंने वहां की मीनारें वगैरह हटाई, और वहां पर उन्होंने अपने घंटे लटकाए चर्च वगैरह के, उन्होंने चर्च बना दिया। आज इसे सेंट निकलस चर्च कहते हैं, कवाला, ग्रीस में। ये लेटेस्ट, अगर राम मंदिर का एग्जांपल साइड में रखा जाए, तो सेंट निकलस हम्म की जो चर्च है 1920 की, ये एक माइलस्टोन है जो उन्होंने 500 हम्म साल के बाद वापस ली, 400 साल के बाद वापस ली। राम मंदिर एक लेटेस्ट अलग एग्जाम्पल था, जो चर्च नहीं था, मंदिर था, और हमने उसे वापस ले लिया। तो इस तरह के आप विकिपीडिया पे अगर कोई भी सर्च मारेंगे आप, आपको पता लग जाएगा कि यूरोप में इतने इतने उन्होंने चर्च वापस ले लिए। इसके लिए उनको कोई 1951 की एक्ट की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यहाँ हम्म चर्च थी, हमारे पास रिटर्न प्रूफ है, हम्म अगर हम यहाँ खोदेंगे तो हमें चर्च मिल जाएगी, हम अपने बेल चर्च के घंटे ढूंढेंगे, मिल जाएंगे। कोर्डोबा पे तो मैंने, हमारे लोग इतने डरते हैं। बोलिए बोलिए सर, सॉरी। नहीं नहीं, स्पेन की कोर्डोबा चर्च का मैंने एक आर्टिकल लिखा था कुछ टाइम पहले। उसमें एक बड़ा ही दिलचस्प वाक्य है। वाक्य यह है कि जब उन्होंने वो कोर्डोबा की चर्च को अ, इबादत गाह बनाया, उन्होंने उसके मंदिर के घंटों को, चर्च के घंटों को उल्टा करके उसको रोशनी करने के वो बना दिए दिए, जिससे कि रात को वहां पर वो जीता रहे। घंटों को हम्म सोचिए, बड़े बड़े जो घंटे थे उसमें तेल भर के उसको आग जलाकर उसको दिया बना दिया। जब राजा फर्डिनेंड ने स्पेन का वो कैंपेन शुरू किया, जो उसने सफाई शुरू की, उसने कोर्डोबा की वो चर्च उठाई, और उसने उन घंटों का शुद्धिकरण करके उन घंटों को वापस टंगवाया, जो चर्च के लिए बेल का काम आज तक कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। मतलब मुस्लिम लोगों ने घंटे को दिया में बदला, तो फिर उस राजा ने दिए से घंटे में बदला। बदला, तो इसके लिए उसको कोई और हाँ, कही कही। उसी चर्च के सामने वास्को डी गामा को बुला करके फर्डिनेंड ने इंडिया की खोज के लिए रवाना किया। हम्म, राजा फर्डिनेंड की खोज के लिए। ये तो हमारी किताबों से गायब है। संजय सुब्रमण्यम जी ने इसको लिखा है, हाँ जो बिल्कुल। वास्को डी गामा के डायरी में है। हाँ, और अब आप ये समझिए, कोर्डोबा पहला एग्जाम्पल था जो उन्होंने वापस लिया। हम्म, इंडिया से इकबाल, अल्लामा इकबाल अपने जमाने में यूरोप की यात्रा पे गए थे, स्पेन में गए थे। उन्होंने उस चर्च में जाकर नमाज पढ़ने की जिद पकड़ ली थी कि मैं यहाँ पढ़ूंगा, ये हमारे पूर्वजों की जगह है। अड़ गए थे कि मेरे को अंदर पढ़ना ही पढ़ना है, उनको धक्के मार के बाहर निकाला गया कि आप ये काम यहाँ नहीं कर सकते। आज भी कई लोग जाते हैं वहां पर स्पेन में, और यही हम्म। हरकत करने की कोशिश करते हैं, नहीं कर पाते, लोग दुखी होकर वापस आते हैं। अब आप सोचने वाली बात है कि ओपन एंड शट केस है भाई। पहले चर्च थी, आपने मस्जिद बनाया, जो जीता वो सिकंदर, उसने फिर से चर्च बना दी, फिर आपकी वो जिद पे अड़े हो कि आपको वहीं जाना है। दूसरा एग्जाम्पल इतना आप, अटैचमेंट कैसे है सर इन लोगों को? मैंने देखा कि फिलिस्तीन का हो, कोर्डोबा का हो, जिसको खाने को नहीं है फिर भी इतना इमोशन। अरे भैया, 2 पीढ़ी पहले अल्लामा इकबाल खुद ही कश्मीरी ब्राह्मण थे, और वहां से माइग्रेट होकर के किए। नया मुल्ला 2 प्याज ज्यादा खाता है। हाँ? इतना खिलाफत कैसे तबाह हुई, ये किताब भी लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं खून के आंसू रो रहा हूं। अरे भैया, आपने ये भी तो देखो कि आपने क्या किया। या आप तो खुद कन्वर्ट हुए हैं, आप तो उस अत्याचार के शिकार हुए हैं, आपने नहीं किया है कुछ। लेकिन अभी भी देखिए, यहाँ के लोगों के अंदर कर्डोबा से कहिए तो कहते हैं ना दुखती रग, और फिर जेरूसलम को कहिए तो कहते हैं हमारा है। ये कमाल ही है। मैं ये तो नहीं चाहूंगा कि कोई नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का कोई एक आम आदमी, उसे कॉर्डोबा की कहानी क्या पता होगी, उसे क्या पता स्पेन कहाँ है, कॉर्डोबा कहाँ है। लेकिन उसको ये तो पता है कि संभल में जो जामा मस्जिद है उसकी क्या कहानी है। आज आप संभल के कोई 70-80 साल के बुजुर्ग से जाके पूछ लीजिए, वो आपको साफ साफ बता देगा कि यहाँ पर आज से 50 साल पहले लोग पूजा करते थे, पूजा करते थे। जल चढ़ाने लोग जाते थे। भूले नहीं। लोग भूले नहीं बोले है। बाबर के। मेरा घर संभल के बहुत पास है, और ये जो कहानी है, अच्छा। जो
ये जो कहानियां हैं, ये बचपन से हम सुनते आ रहे थे आस पड़ोस से। हमने इसके बहुत वर्जन सुने, और चूंकि बच्चे थे, इतिहास में कभी ये सब चीजें पढ़ी नहीं थी, तो यकीन नहीं होता था। हमें लगता था ये सारी बनी बनाई कहानियां हैं, बकवास है। बड़े हुए, किताबें पढ़नी शुरू करी, इतिहास के पन्ने टटोले, तो लगा रहे यार, जो बचपन में फोक टेल्स हमने सुनी थी वो सच थी। उस हम्म। जगह पर गए, संभल के एरिया में आप जाइए, आपको ट्रेसेस मिलेंगे। आपको दिखेगा कि हाँ हाँ, हो सकता है कि यहाँ घंटा लटका हो, क्योंकि उसकी पोजीशनिंग वैसी है, सीढ़ियां उसी हम्म। हिसाब से बनाई गई हैं, कुंड है वहां पर। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब वहां पर एक कमरा क्यों बंद रहता है हर टाइम। उस कमरे को हम्म। लॉक करके रखने की क्या क्या तुक है, उसके अंदर क्या छुपा हुआ है ऐसा। सर खोल दे ताजमहल के नीचे वाले 7 दरवाजों को भी, महादेव साक्षात दर्शन हो जाएंगे। खैर, ताज एक चीज और है सर, मीनाक्षी जैन नामक भारतीय जो प्रतिष्ठित इतिहासकार हैं, उन्होंने इस तथ्य को सामने किया कि संभल में बाबर ने जो मस्जिद बनाई, वो इसलिए नहीं बनाई कि वहां गया था। अयोध्या में तो उन्होंने ध्वस्त किया ही, भविष्य में होने वाले कल्कि के अवतारों का वो एक जगह है, तो उसने भारत के भविष्य में होने वाले किसी भी मन के अंदर की भाव को रौंद दिया था। देखिए। और उसमें उस नक्शबंदी सूफी सिलसिले का बहुत बड़ा योगदान है, जो पिछले 50 सालों से बाबर के आक्रमण करने के पहले पूरे हिंदुस्तान में भीख घूम घूम के, भीख मांग मांग करके, जासूसी का काम कर करके उसने रिपोर्ट बनाई थी कि तोड़ो कहां अयोध्या, तोड़ो कहां संभल, ताकि इनके गर्व और स्वाभिमान को टूट जाए। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने यही इसके बाद नौटंकी करना शुरू किया कि भविष्य में जो तुम्हारे अवतार होने वाले हैं ना, वो और कोई नहीं, मोहम्मद है। हाँ जिसमें आज भी कई हमारे साथी कहते हैं कि आपके भविष्य पुराण में जो अवतार होने वाला है कल की ना, लिंग छेदक पता नहीं क्या क्या, वो हमारे मोहम्मद है। सर पीट लेते हैं। मतलब सोचिए क्या गजब की प्लानिंग, गजब की कहानी, और वो नेरेटिव आज भी मदरसों में चल रहा है। हाँ, मीनाक्षी जी एक बहुत बड़ी हिस्टोरियन है, मैं भी उनको काफी पढ़ता हूँ। बहुत बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने, और उनका कहना बिल्कुल सही है। इसी कथन को मैं जिस परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ, मेरा मानना यह है, बाबर 16वीं शताब्दी में आया, हमारी फिल्म आधी तब तक खत्म हो चुकी थी, 400 साल बीत चुके थे ये कांड होते होते। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके बाबर के टाइम जमाने में 400 साल बीत चुके थे, और बाबर के टाइम से लेके अब तक 500 साल बीत चुके हैं। तो बाबर जो है फिल्म के इंटरवल में पहुंचता है। अब आप ये सोचिए कि वो अटैक करता है, पानीपत से घुसता है, चंदेरी वगैरह में करता है, बयाना में लड़ाई लड़ता है। फिर अचानक से उसके दिमाग में क्या फितूर आया होगा कि वो अयोध्या जाके मंदिर तोड़ेगा, क्योंकि तब तक अयोध्या को खुर्द मक्का की उपाधि ये लोग दे चुके थे। क्या थे। खुर्द मक्का का कॉन्सेप्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो कभी और दिन हम्म। डिस्कस करेंगे। कसौटी के बिल्कुल। कसौटी के जो खंबे थे वो मस्जिद में क्या कर रहे हैं, कसौटी के खंबे कहाँ पाए जाते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। रही बात संबल की, रही बात बदायूं की, ये दो बड़े अहम स्थान हैं जो गुलाम वंश से लेकर बाबर तक चलते आए थे। आप ध्यान दीजिए, संभल और बदायूं दो ऐसे अड्डे थे जहां पर जहां पर भाड़े के फौजी इन लुटेरों को आसानी हम्म। से उपलब्ध थे। हम्म। पृथ्वीराज सम्राट इल्तुत हाँ, इल्तुतमिश का उत्थान वहीं से हुआ था, बिल्कुल। बदायूं से। बलबन का हाँ, उत्थान वहीं से हुआ। ये गयासुद्दीन तुगलक का उत्थान भी वहीं से हुआ है। हाँ, तो ये क्यों हुए? तीन बड़े। हाँ, ये क्यों हुए? क्योंकि बदायूं और संभल जो थे, ये वो दो स्थान थे जो उन्होंने कब्जे में किए, और यहाँ पर इनकी सारी फौजी एक्टिविटीज होती थी। जब तक आपको रेड मारने नहीं जाना, इस इन दो जगह पे बैठ के आप चिल कीजिए, बकरे भूनिए, गाय काटिए, और विधर्मियों के जो काफिरों के स्थल हैं उनको कब्जाइए, मजे लीजिए। फिर आपको ऑर्डर आएगा कि चलो बंगाल की तरफ निकलना है, या फिर साउथ की तरफ निकलना है। यहाँ से टुकड़ियां निकलती थी, और यहाँ पर बैठे ये लुटेरे जब खाली टाइम होगा तो क्या करेगा? कबाब खाएगा, गाय काटेगा। और मंदिर तोड़ेगा। हम्म। और फिर स्थानीय लोगों से जब उसने कहानियां सुनी कि भाई ये संभल में अवतार होने वाला है, तो वो क्रिटिकल पॉइंट बन गया। आज आप संभल की स्थिति, आप, अब मुझे नहीं मालूम आप वहां कभी गए हैं कि नहीं गए हैं, लेकिन बड़े ही विचित्र डेमोग्राफिक्स हैं वहां के। अच्छा। बदायूं के बड़े अभी ज, विचित्र डेमो अब अब जाना है, अब जाना है सर वहां।
आप जाके देखिए, वहां पर कुछ कुछ स्थान तो ऐसे हैं कि वहां पर आप नाक पे रुमाल रखे बगैर आप पास नहीं कर सकते। इतनी दुर्गंध होती है, इतनी गंदगी है वहां पर। किस महज चीज की सर, वो क्या मतलब? वहां पर डेमोग्राफिक्स बदल चुके हैं। आपको मतलब खुलेआम गोश्त बिकता हुआ मिलेगा। आप रह जाएंगे हम्म वहां के कुछ कुछ जगह देखकर। आपको ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं मैं पाकिस्तान से निकल रहा हूँ। ये एक कॉमन पैटर्न है। तो संभल और बदायूं हो गया। मुरादाबाद तीसरा स्थान है। मैं तो अभी तक इस बात तो थोड़ा सरप्राइज हूँ, कोई मुरादाबाद की जो बड़ी आलीशान मस्जिद है उस पर कोई पिटिशन क्यों नहीं आया? जो रिवर साइड में बनाई हुई है, कौन सी मस्जिद रिवर साइड में दुनिया में बनती है? आप सोच के देखिए। हम्म 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 नदी के हम्म किनारे तो मंदिर बनाए जाते हैं। हम्म। तो अभी तो फ्लड गेट्स खुलने बाकी हैं। ऐसी पिटिशंस जगह जगह से आएंगी। आप वो अटाला मस्जिद का एग्जांपल लीजिए, जौनपुर का। जौनपुर वाला, वो तो जौनपुर स्पष्ट लिखा है, इब्राहिम इब्राहिम शाह सरकी ने अटाला देवी के मंदिर को ध्वस्त करके मस्जिद बनाया। वो तो हम लोगों ने किताबों में पढ़ा। किताबों को पढ़ना वाला एंगल तो आप रखिए साइड में। अगर वहां जाकर आप देखेंगे तो आपको हम्म वहां की जो पत्थर हैं उनमें उकेरी हुई आकृतियां स्पष्ट दिखाई देंगी। देखने वालों को क्या वो दिखता नहीं है? जो जज साहब ये ऑर्डर दे रहे हैं बैठकर, क्या वो एक बार जहमत उठाएंगे कि चलो जिस साइड की सुनवाई कर रहा हूं मैं, चलो आज मैं 7 दिन उस जगह को जाके ध्यान से मैं खुद देखूं। मैं देखूं वहां पर क्या है, वो ताले खुलवा के देखूं मैं। कोई जज ऐसा करेगा? मुझे नहीं मालूम भारत का कानून इस चीज के लिए अलाउ करता है कि नहीं करता। लेकिन ये तो बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है ना कि जिस केस की सुनवाई आप कर रहे हो, आप वहां जाके पहले देखिए कि वहां था क्या। फिर आप देखिए कि लिखा क्या हुआ है। दुर्भाग्य की बात है कि देखने वाला वो सारा काम जो है सर्वे के हवाले कर दिया जाता है। जो सर्वे रिपोर्ट में आएगा उसको हम मान लेंगे। मतलब जो जज है वो ये कह रहा है कि सर्वे की रिपोर्ट को मैं आंखें बंद करके पढ़ के उसको ट्रस्ट कर लूंगा। मैं खुद नहीं जाऊंगा वहां देखने के लिए। सर, एक इसको लेकर के पूरे देश में एक डर का माहौल है, या फिर वो एक गुड लिस्ट में न आने का भय है? वो तो आप मथुरा जाइए तो साफ दिखाई देता है क्या है, या आप कहीं भी चले जाइए तो दिख के देख के बता सकता है कि वो उस पे क्या हो रहा है। लेकिन सब लोग जानते हैं, सीताराम गोयल जी की किताब है, अरुण शौरी जी ने लिखा है, प्रफुल्ल गोराड़िया जी की किताब हिंदू मस्जिद है। और इनफैक्ट तो छोड़िए, विश्व हिंदू परिषद को लखनऊ के मौलाना मदनी मियां ने जो लिस्ट सौंपी थी, उसमें स्पष्ट लिखा है कि 3300 से भी ज्यादा मस्जिदें, मंदिरों को ध्वस्त करके बनाई गई, उसको एक्सेप्ट भी किया। उसके बाद भी पता नहीं क्यों न्यूज चैनल में ना कर्डोबा की बात होती है, ना ग्रीस की बात होती है, ना ईस्टर्न यूरोप की बात होती है, ना इन सब तथ्यों की बात होती है। ऐसा लग रहा है जब बस बस माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन इस समस्या का वास्तविक समाधान कैसे निकलेगा सर? देखिए, वास्तविक समाधान पिटिशन डालने से, सर्वे करवाने से, दसियों साल तक केस चलने से नहीं निकलेगा। इसका वास्तविक समाधान तब निकलेगा जब हम अपने इतिहास को बदलेंगे। स्कूल में पढ़ाए जाने वाले छोटे बच्चों को हम ये पढ़ाएंगे कि ये बादशाह और ये सुल्तान और ये नवाब कोई तहजीब के प्रवर्तक नहीं थे। ये हमें खाना बनाने सिखाने घोड़ों पर बैठ के नहीं आए थे। ये सब लुटेरे थे। इन्होंने सिर्फ लूटा और मंदिर तोड़े। जब तक आप इस नैरेटिव को नहीं बदलेंगे, ये आप पिटिशन फाइल करते रहिए। राम मंदिर को हासिल करने में आपको 500 साल लग गए। बाकी ये 3300 मंदिर, 40,000 मंदिर को वापस लेने में 1000 साल लग जाएंगे। वीर रस में आप सीना ठोक के कह सकते हैं कि हाँ हम लड़ते रहेंगे। लेकिन इसका कॉमन सेंस का इलाज तो सबसे पहले ये है ना कि आप अपनी जनरेशन को सबसे पहले ये सिखाइए कि भाई ये बाहर से आए हुए लुटेरे थे जिन्होंने क्या क्या नुकसान पहुंचाया। और मंदिर एक सिर्फ छोटा सा हिस्सा है। एक ऐसी विरासत है जो हम गवा चुके हैं। जब हमारे बच्चों को ये चीज नैरेटिव क्लियर नहीं होगा, ये सीएनएन में हमारे हम्म। बच्चे यही आर्टिकल लिखते रहेंगे जाकर। 25 साल बाद, तीस बिल्कुल साल बाद यही बिल्कुल। आर्टिकल लिखते रहेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने इतिहास के पन्नों को सुधारें। जब तक ये नहीं तो सुधारेंगे। निष्कर्ष यही निकला कि हम अपने यहाँ एक धर्म अध्ययन विभाग बनाए, और दूसरा, जो मुस्लिम सुल्तानों ने, इतिहासकारों ने लिखा है, उसी को टेक्स्ट बुक में जारी कर दे, और अपने इतिहास को सही दृष्टिकोण से पढ़ाएं। और ये बिल्कुल। बताएं कि भैया, जो आप लोग आज विरोध में खड़े हो, खुद आप इसके उत्पीड़ित या जहर के शिकार हुए हो, आप खुद विक्टिम हो। तभी इस समस्या का समाधान। बिल्कुल। बिल्कुल।
और दूसरी बात सर कि यूरोप और अमेरिका लेवल पर कुछ ऐसे लोगों को तैयार किया जाए कि उसमें कम से कम लिखें, कुछ ना हो तो जिस तरह इकोसिस्टम भारत में डेवलप हुआ है उसी तरह यूरोप में और अमेरिका में भी यूट्यूब चैनल के ही माध्यम से, टॉक के ही माध्यम से कम सही बातों को तो किया जाए। वहां भी कोई पोस्टमार्टम करने वाला हो कि आज सीएनएन में ये निकला, वॉशिंगटन पोस्ट में ये निकला, राणा अयूब ने, घुंघैलो बाले वाले ने ये लिखा, या भारत में फुफुरवानंद या खर्चा पानी शेरवानी या एन राम ने कुछ ऐसे ऐसे तिकड़म में लड़ाई, तो इनके ऊपर अटैक करते रहना जिम्मेदारी है। लेकिन हम लोग अपनी रोजमर्रा की व्यस्त जिंदगियों में से निकालकर कितना लड़ेंगे अपने धर्म, अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए? मूल बात यही है। बिल्कुल। इस पे सरकार को भी कुछ इनिशिएट लेना चाहिए, उस पे पहल करना चाहिए। तो दर्शकों, आज की बातचीत से बहुत सारे एस्पेक्ट पता लगे होंगे कि भारत के बाहर भारत के समर्थन में लोग क्यों नहीं खड़े हैं। दूसरा, भारत में चलने वाली जो एक बौद्धिक सांस्कृतिक आंदोलन तरह की जो गतिविधियां चल रही हैं, उसको दुनिया किस निगाह से देख रही है? क्यों वो भारत को एक आतंकी देश और हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को आतंकवादियों का सिरमौर कहते हैं, ये भी क्लियर हुआ होगा। और सबसे बड़ी बात, इस उलझी हुई समस्या का फाइनल कंक्लूजन क्या हो सकता है और कैसे हम अपने पूर्वजों के प्रार्थना स्थल को, धार्मिक स्थानों को वापस ले सकते हैं, और कैसे अगर अगर हमने नहीं लिया तो आगे भी ये समस्या कैसे बनी रहेगी। इन सब के ऊपर आज हमने बड़ी सार्थक बातचीत की। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनमोहन जी। आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम से ये समय निकाला। शायद आपके अब नौकरी पे जाने का समय भी हो रहा होगा। नहीं, आज आपसे तो खैर उम्मीद होगी। संडे है, आज तो हाँ, माफ करिएगा कि आज छुट्टी का दिन है। अगली बार हम लोग फिर थोड़ी सी बातचीत करेंगे सीरिया को लेके, और सीरिया के ऊपर कुर्दों ने कब्जा कर लिया। ये वही कुर्द हैं, सलाउद्दीन। माई नेम इज सलाउद्दीन। यरूशलेम इज नथिंग बट यरूशलेम इज एवरीथिंग फॉर मी एंड फॉर अस। ये बहुत मशहूर फिल्म, हॉलीवुड के फिल्म का एक डायलॉग है। ये वही कुर्द लोग हैं जिनके ऊपर पूरा मुस्लिम समाज गर्व करता है। लेकिन हम लोग थोड़ी सी इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि इसको शिया समुदाय, सुन्नी समुदाय क्यों कत्लेआम कर रहे हैं, क्यों सद्दाम हुसैन ने मारा, क्यों ईरान इनको मार रहा है, क्यों सीरिया मार रहा है, और क्यों तुर्की भी मार रहा है, और पूरे मुस्लिम जगत इसके ऊपर चुप्पी क्यों साधे। तो अगली बार हमारे संभावित विचार और विमर्श की श्रृंखला कड़ी में मध्य एशिया की उलझी हुई राजनीति में मुद्दा रहेगा कुर्द या सीरिया से उपजी हुई स्थिति। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर।